पश्चिम एशिया में फिर से जंग के इम्कान दिख रहे हैं। ट्रंप ने एक नए अपने पोस्ट में धमकी दे दी है, कहा है कि ईरान हमसे भीख मांग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलो, हम वो भीख उसे नहीं देंगे। उधर ईरान ने कहा है कि हमारे गणित करने का तरीका अलग है। अगर हमारे एक ऑयल वेल को नुकसान पहुंचा तो हम अमेरिका और उसके एलाइज के 4 ऑयल वेल को हम नष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं क्वाड्रुपल थ्रेट, यानी एक के बदले 4। उसके बारे में हम विवेचना करेंगे। इधर यूएई ने ओपेक छोड़ दिया। पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है, क्यों छोड़ा? और केवल आपको इस प्लेटफॉर्म पे उसका जवाब मिलेगा कि एक्चुअली यूएई ने ओपेक क्यों छोड़ा और कैसे ये इस जंग से जुड़ा हुआ है। दुनिया की बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज ये कह रही हैं, जो शिप्स फंसी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में, कि तुम ईरान से अपना एडजस्टमेंट करो। पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, शिप इंश्योरेंस कंपनी है मार्श, उसके चीफ ने कह दिया कि ईरान से पहले अपना हिसाब तय करो, तब हम तुम्हें इंश्योरेंस देंगे। और शिप्स में इंश्योरेंस ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इधर ईरान ने एक बड़ा ऑफर दे दिया दुनिया को कि बड़ी ताकतों से कैसे लड़ा जाए, अमेरिका जैसी ताकतों से कैसे लड़ा जाए। उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिसको लेना है वो ले सकता है। और इसको लेकर रिस्पॉन्स भी खासतौर पे अफ्रीका और ग्लोबल साउथ से बहुत जबरदस्त है। फिर मोसाद के बारे में कुछ खबरें हैं, जैसे मोसाद ने कहा है कि हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी हमने इजाद की है और इस नई टेक्नोलॉजी में हमने ईरान और लेबनान को दोबारा इन्फिल्ट्रेट कर दिया। लेकिन उधर लेबनान से जो खबर आ रही है, इजराइल कह रहा है कि एक्चुअली हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं उनके खिलाफ कोई डिफेंस नहीं है। खासतौर पर जो FPV ड्रोन्स हैं इनको जैम नहीं किया जा सकता। और देखिए, जो लेबनान और फिलिस्तीन में जो एक इक्वेशन बन रहा है कि इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन सिविलियंस को मारता है जब, तो उतने ही इजरायली सोल्जर्स घायल होते हैं लेबनान में। अब घायल इजराइल अपने मृतकों की बात छुपाता है। उधर गाजा में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और मजबूत हो रहा है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार में बताएंगे। 28 अप्रैल 2026 अमरीश मिश्रा के दूसरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में धमकी तो ईरान को दे दी, लेकिन उसके साथ साथ जेडी वैंस के बारे में एक पूरा आर्टिकल छपा है कई वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव मीडिया साइट्स में, और जिसमें जेडी वैंस का एक व्यू आ रहा है कि अमेरिका के पास तो अभी हथियारों का स्टॉक ही खत्म हो गया। और जेडी वैंस ने सीधे जो पीट हेग्सेट जो वॉर सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी है, यानी पेंटागन को वो लीड करते हैं, उनके वर्जन को चैलेंज किया है वैंस ने। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरीके का झगड़ा कभी भी नहीं देखा गया है। उसके बाद देखिए ईरान ने जो जवाब दिया है, जो क्वाड्रुपल यानी चौगुना, मतलब ईरान ने कहा है कि हमारे गणित करने, मैं इतना इस लफ्ज, इस पूरे फ्रेज से मुतासिर हूं कि ईरान ने कहा है कि हमारे गणित करने का तरीका दूसरा, हम एक के बदले 4, 1 = 4। और फिर गालिबाफ ने भी एक अपनी जबरदस्त एक नई मैथ्स पूरी गालिबाफ ने रख दी। हम आपको वो स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया है, और ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट है इस्फहानी, उनका ये स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा है कि अगर एक हमारे तेल के कुएं को नुकसान हुआ तो हम अमेरिका और उसके एलाइज के 4 तेल के कुओं को हम नुकसान करेंगे, हम नष्ट कर देंगे। 1:4। ये देखिए, बात वही बात है कि तुम 2 को मारोगे, हम 4 मारेंगे। इस शोले का डायलॉग भी है। अच्छा, अब देखिए जो गालिबाफ ने जो अपने एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक नई गणित पेश की, आप स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले गालिबाफ ने जो अपनी गणित पेश की है, उसमें उन्होंने लिखा है सप्लाई कार्ड्स इक्वल डिमांड कार्ड्स। ठीक, सप्लाई कार्ड्स इक्वल डिमांड कार्ड। अब सप्लाई कार्ड्स ईरान के पास 3 है, और उसमें से ईरान ने केवल एक खेला है, और वो भी पार्टली। और वो कौन सा कार्ड है? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। यानी अभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को भी लेके ईरान और सरप्राइजेस अमेरिका और दुनिया को देगा। तो ईरान के पास 3 कार्ड्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, पार्टली प्लेट, फिर
BEM यानी बाब अल मंदाब स्ट्रेट, जो दूसरा चोक पॉइंट है, जो रेड सी से आने वाली सप्लाई रूट को पूरी तरह से बंद कर देगा। ईरान के एलाई यमन के नेतृत्व में, और सोमालिया भी उसमें अब आ गया है। तो अभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कार्ड पार्टली प्लेड है। BEM बाब अल मंदाब जो कार्ड है वो अनप्लेड है, अभी ईरान ने खेला ही नहीं। और जो तीसरा कार्ड ईरान के पास है वो पाइपलाइंस है। बहुत सारी पाइपलाइंस ऐसी हैं जो लैंड से तेल इधर से उधर करती हैं, जो अमेरिका और गल्फ स्टेट्स के तेल को जमीन के माध्यम से, पाइपलाइंस के माध्यम से मूव करती हैं। उनको अभी तक ईरान ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। और इसको गालिबाफ ने कहा कि ये अनप्लेड कार्ड है, यानी 3 कार्ड्स में एक कार्ड ईरान ने पार्टली प्लेड है और 2 कार्ड्स अनप्लेड है। और आपको याद दिला दें, 40 दिन की जंग के दौरान ईरान ने 2 पाइपलाइंस पे हमला किया था और वो नष्ट हो गई थी। अब देखिए, अब अमेरिका के पास क्या कार्ड्स हैं? अमेरिका के पास कार्ड्स हैं इन्वेंट्री रिलीज, यानी तेल की सप्लाई बढ़ाना। अब ये अमेरिका ने ऑलरेडी खेल लिया, प्लेड। फिर डिमांड डिस्ट्रक्शन, यानी डिमांड को कम करना, यह भी पार्टली प्ले हो चुका है। कई देशों को जो अमेरिकन एलाइज है उनसे कहा गया अपने डिमांड कम करो फिलहाल के लिए, यह भी पार्टली प्ले। तो ईरान ने देखिए 3 कार्ड्स में एक पार्टली प्लेड है, यानी आधा खेला है, और 2 जो हैं अभी खेले ही नहीं। अमेरिका के पास जो 3 कार्ड्स हैं उनमें से एक कार्ड पूरी तरह से अमेरिका ने खेल लिया है, दूसरा डिमांड डिस्ट्रक्शन वो पार्टली प्लेड है, यानी आधा खेला है। और फिर तीसरा मोर प्राइस एडजस्टमेंट, यानी प्राइस जो है ऑयल की, क्योंकि बढ़ रही है, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ रही है, तो वो उसमें अमेरिका और खेल करेगा। और यहीं पर वो सवाल आ जाता है कि यूएई ने ओपेक क्यों छोड़ा। वो ट्रंप के पूरी एक रणनीति से जुड़ा मामला है। 1 मई से यूएई ओपेक छोड़ने वाला है। एक बहुत बड़ा ऑयल कार्टेल ओपेक जो दुनिया में तेल की प्राइसेस सेट करता, उसको यूएई छोड़ रहा है। क्यों? वो इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि ट्रंप इस समय जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उससे ट्रंप नाराज है, और वो चाहते हैं कि तेल की सप्लाई और बढ़े। और उस तेल की सप्लाई बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है ओपेक के कोटा, कि इतना ही तेल हर देश, यानी यूएई भी ओपेक का पार्ट है, सऊदी अरेबिया भी है, बाकी गल्फ नेशंस भी हैं, उनका कोटा सेट है। तो यूएई ओपेक से हट जाएगा तो उसके ऊपर वो कोटा सिस्टम लागू नहीं होगा, और फिर यूएई अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है। लेकिन वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा तो प्राइसेस कम होंगी, जैसा ट्रंप चाहते हैं। प्राइसेस कम होगी तो सऊदी अरेबिया को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया अपने तेल को बाहर भी नहीं कर पा रहा है, और इधर अगर प्राइसेस कम हुई तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि तेल जो उसको एक्सपोर्ट करता है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में फंसा हुआ है। और सऊदी अरेबिया ने जीसीसी की बकायदा मीटिंग बुला ली, बहुत जल्दी कल या परसों जीसीसी की मीटिंग होने वाली है इसी सवाल पे। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स खेल है जियोपॉलिटिक्स का, इससे देखिए तेल के दाम इधर उधर होंगे जबरदस्त तरीके से, जो यूएई ने ओपेक छोड़ा है। और ये ईरान को फायदा है इससे। क्यों? क्योंकि ये आपस में जो अमेरिका और उसके गल्फ एलाइज में जो एक रिश्ता बना हुआ है अभी भी, उसमें देखिए सऊदी अरेबिया यूएई में इख्तिलाफ बढ़ते जा रहे थे, ईरान अमेरिका युद्ध के पहले भी, और अब तो ऐसे इख्तिलाफ हो गए हैं कि दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, यह स्थिति बन रही। यूएई पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के हाथ में खेल रहा है। यह हमने आपको कई एग्जाम्पल्स इसके बता दिए हैं। तो जब ऐसी स्थिति है तो आप सोचिए ईरान का फायदा इसमें है कि नहीं? इसमें भी ईरान का फायदा है। फिर आप देखिए उधर जो बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है, जो शिप्स को इंश्योर करती है, वो शिप्स जो तेल ले जाती है, जो तेल इधर से उधर दुनिया में सप्लाई करती है, वो जो शिप्स हैं वो बिना इंश्योरेंस के बेकार हैं, क्योंकि
इंश्योरेंस ही असली होती है। अगर वो शिप्स इंश्योर्ड नहीं है, कुछ उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो इंश्योरेंस उसको कवर करता है और उससे जो शिप ओनर्स हैं वो भी पैसा भी कमाते हैं। अब जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है मार्श, उसके चीफ ने कह दिया है कि ईरान के साथ एडजस्ट करो, ईरान के साथ एडजस्ट नहीं करोगे तो हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। अब ये देखिए, उसने अमेरिका से नहीं पूछा, उसने सऊदी अरेबिया से नहीं पूछा, उसने यूएई से नहीं पूछा। जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है मार्श, वो कह रहा है शिप ओनर्स से कि तुम ईरान से एडजस्ट करो, ईरान के एडजस्टमेंट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए किस तरीके से ईरान ने अमेरिका के घाव में नमक डाल दिया। कैसे? तेहरान की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका को हराया हमने कैसे, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसका तरीका क्या है, यह हमसे जानो। और ग्लोबल साउथ को उन्होंने अपील की है कि जो भी देश फंसे हुए हैं, जो जियोपॉलिटिकल इस पूरी गेम में अमेरिका और इजराइल और यूएई इस तरह के जो एंटिटीज हैं, इनके माध्यम से सप्रेस्ड ऑप्रेस्ड हैं, वो हमसे सीखें कि कैसे इनसे लड़ा जाएगा। अब देखिए सोमालिया में पूरी स्थिति है, सोमालिया को बांट दिया, सोमालीलैंड बना दिया इजराइल ने। हर मुस्लिम देश, जो अफ्रीका के मुस्लिम देश हैं, उनको ये लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो अब जब सोमालीलैंड बना दिया तो सोमालिया पूरी तरीके से साथ आ गया है यमन और ईरान के। और बाब अल मंदाब स्टेट को जब ब्लॉकेड होगा उसका, तो सोमालिया भी सामने आएगा। उसके साथ साथ माली में क्या हो रहा है? माली में इस समय जैसे सूडान में हुआ था कि सूडान की जो सरकार है वो ईरान, रशिया, चाइना के साथ है, वहां पर कुछ मिलिशियाज को आगे बढ़ा के इजराइल और यूएई ने कत्लेआम करवाया था, क्योंकि सूडान का सोना यूएई पहुंचता है और एक तरह से यूएई की जो वेल्थ है वो सूडान के सोने को चोरी करके बनी। तो उसी तरीके से माली भी एक बहुत बड़ा एक कॉलोनी रही है यूरोप की, वहां के रिसोर्सेस को भी लूटने की प्लानिंग है। और माली में अल कायदा को आगे बढ़ाया जा रहा है अमेरिका, इजराइल, यूएई द्वारा। लेकिन माली की जो सरकार है वो अभी भी बनी हुई है। हो सकता है कि कल को वहां कुछ घटना हो जाए, गिर भी सकती है सरकार। नाइजीरिया में भी आप जानते हैं अल कायदा सक्रिय है। नाइजीरिया की भी सरकार इस समय ईरान, रशिया, चाइना के साथ ब्रॉडली है, लेकिन अल कायदा वहां पर भी पूरी तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो इस जंग में देखिए कुछ भी हो सकता है। तो अफ्रीका में तो जंग चल रही है ना। अभी मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों को कि आप मुझसे बोलिए, मुझसे कहिए कि थोड़ा सा और आप अफ्रीका पे भी केंद्रित करिए। वहां मुस्लिम मुल्क हैं, उनकी क्या त्रासदी है, कैसे वो उनको तोड़ा जा रहा है, और वो टूटे ना, इसके लिए ईरान, रशिया, चाइना क्या कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा, अब यहां पर देखिए मोसाद का एक नया बयान आया, वो महत्वपूर्ण है। मोसाद ने कहा है कि ईरान और लेबनान में हमने एआई वेपन्स हमने डेवलप किए हैं। वेपन मतलब भाई एआई, उनके वेपन, वो वेपन्स ही कहते हैं, क्योंकि ये जो एआई गैजेट्स हैं, इन्हीं के माध्यम से वो असैसिनेशंस करते हैं। जो मोसाद, मैं बार बार कह चुका हूं, मोसाद की महारत केवल एक असैसिनेशन, बाकी सब में वो फेल। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद के जो इस समय चीफ हैं डेविड बार्निया, उनमें बाकायदा झगड़ा हुआ था अभी सीज फायर के बाद, जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि असैसिनेशन तो ठीक है, लेकिन बाकी सारी इंटेलिजेंस में मोसाद फेल है। अब मोसाद ने कहा है कि उसने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि ईरान और लेबनान को उसने फिर से इन्फिल्ट्रेट कर दिया। यानी बीच में इन्फिल्ट्रेशन टूटा था और फिर से इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। तो कुछ नए गैजेट्स बनाए हैं एआई के हथियार के रूप में, और उनको छोड़ा है वहां पर ताकि ईरान के और लीडर्स को असैसिनेट कर सके। लेकिन ये जो पूरी पॉलिसी है कि कुछ लीडर्स को असैसिनेट करके ईरान जैसे देश को, जिसमें 9 करोड़ आबादी है,
उस पर कब्जा किया जा सकता है, यह पॉलिसी फेल हो चुकी है। और आप देखिए सीआईए एनालिस्ट जॉन किरियाकू ये यही बात जो मैंने कही ये टकर कार्लसन से कह रहे हैं। Just to your point about the president believing that Iran was a house of cards that just needed one swift push to collapse, where did he get that idea? He could only have gotten that idea from Benjamin Netanyahu. That's it. Because the CIA analysis has been consistent over the course of decades. We can't just fire a couple of rockets and take down a government in a country of 93 million people. That's just not the way real life works. They're going to rally around their leadership because we're outsiders. अब देखिए लेबनान, अब लेबनान में बार बार इजराइल कह रहा है कि हमने फिर बमबारी की, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन सच्चाई क्या है? लेबनान और फिलिस्तीनी फ्रंट देखिए एक कैसे हो गए। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने पिछले करीब एक महीने में कई नए हथियार जुटाए, ऐसी खबरें आ रही हैं। इजराइल का मीडिया दे रहा है, इजराइल का हिब्रू मीडिया ऐसी खबरें दे रहा है, और वो चुपचाप वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 की भी प्लानिंग सालों हुई थी, सालों हमास चुप था। उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 जैसी बड़ी घटना हुई, और उसी का रिजल्ट है इस समय जो ईरान अमेरिका में जंग हो रही है। पश्चिम एशिया, जिसको कॉलोनियल टर्म मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, उसके भविष्य को तय करने। तो अगर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, ये खबरें हिब्रू मीडिया दे रहा है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस तैयारी कर रहा है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात, जो हिजबुल्लाह लेबनान में है, वो तो ऑलरेडी एक रिवेंज स्प्री पे है। जैसे आज ही 4 गाजा के सिविलियंस मारे गए, शहीद हुए, उधर हिजबुल्लाह ने कम से कम 3 अटैक्स कर दिए, जिसमें 4 इजरायली घायल हो गए। अब वो घायल हैं कि मृत हैं, ये अब ना हम कह सकते, ना कोई कह सकता है, ये तो वक्त ही कहेगा। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि अगर 4 घायल हैं तो उसमें से 2 कम से कम मृत निकलेंगे। ये अल्टीमेटली इजराइल को मानना पड़ता है। फिर देखिए इजराइल के अंदर जो पूरा कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, जो यूरोप से जूज आए थे, जो इजराइल को बनाने में जिनकी सबसे भयंकर भूमिका थी, सबसे खूंखार भूमिका थी, जिन्होंने फिलिस्तीनियों का कत्लेआम 1948 में किया, नकबा किया, उनकी संख्या कम हो रही है। और जो मिडिल ईस्ट जिसको कह रहे हैं वेस्ट एशिया, यहां के जूस और अफ्रीका के जूस, सबसे ज्यादा अफ्रीका के जूस, इनकी संख्या बढ़ रही है। अब इससे क्या हो रहा है? इससे देखिए अभी आने वाले चुनाव में इजराइल में फर्क दिख जाएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में जो ऑपोजिशन 2 मेन फिगर्स हैं, यार लैपिड और बेनेट, नफ्तली बेनेट, इन दोनों की पार्टी एक हो गई। और जो सर्वेज आए हैं उनसे ये साफ पता लग रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो नेतन्याहू का जो पूरा फार राइट कोलिशन है वो हार जाएगा। जो यार लैपिड और नफ्तली बेनेट में जो कोलिशन बना है, हालांकि वो मेजॉरिटी में अपने बल पे नहीं आ पाएगा, लेकिन वो आगे रहेगा, सिंगल लार्जेस्ट कोलिशन वो रहेगा। और जो स्मोत्रिच और वेन गिवर और इस तरह के लोग थे जो पॉपुलर थे एक समय, उनकी स्थिति बहुत ही कम हो जाएगी। हार्डली 1 से या 2% उनको वोट मिलेगा। ये इजराइल की अंदरूनी स्थिति है। तो ये देखिए आज शाम का वीडियो था। कल मैं फिर से 2 वायदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा 3 वीडियो के साथ हाजिर हूं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।